3 की यूनिट 2। इस यूनिट में हमारा एक एस्से है, एस्से 320, मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी, ओके। अब सबसे पहले मेटीरियलिटी का मतलब क्या है ये समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटीरियलिटी? जनरल मीनिंग तो हमें पता है, किसी चीज का इंपॉर्टेंट होना, उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल होना। ठीक है। ऑडिट के दौरान हमारे लिए हर आइटम मटेरियल नहीं होती है। एवरी आइटम विच इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी आइटम जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना या ना होना मे अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन कौन होते हैं? इन्वेस्टर, बैंकर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय। एक आइटम जिसका होना या ना होना उनके डिसीजन को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक बोले तो मॉनिटरी डिसीजन। ठीक है, मतलब ये आइटम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और नहीं है तो हो सकता है उनका डिसीजन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। उसे हम बोलते हैं मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी के बारे में जनरली कहां मेंशन होता है? अप्लीकेबल एफआरएफ में। जनरली एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एग्जांपल एएस। जनरली एप्लीकेबल एफआरएफ टेल्स अबाउट मेटीरियलिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट, इसमें क्लियरली डिफाइंड है हर वो आइटम जो मोर देन है, हर वो आइटम जो मोर देन है इस लिमिट के। कौन सी लिमिट? कंपनी के टर्नओवर का 1% और ₹1 लाख, विच एवर इज हायर। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी आइटम है जो कंपनी के टर्नओवर का 1% और 1 लाख विच एवर इज हायर से भी ज्यादा है, तो वो आइटम क्या है? मटेरियल आइटम कहलाएगी। और इसका क्या आएगा? सेपरेट हेडिंग क्रिएट होगी, सेपरेट डिस्क्लोजर। ये कौन कहता है? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। बट अगर किसी अप्लीकेबल एफआरएफ में क्लियरली ये नहीं बता रखा कि मटेरियलिटी क्या है, तो हम कैसे पिक करेंगे वो आइटम जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना या ना होना यूजर के डिसीजन को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। उसे मटेरियलिटी कहा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर जो अप्लीकेबल एफआरएफ है, शेड्यूल 3 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उन्होंने मटेरियलिटी के बारे में कुछ बोल रखा है क्या? अगर बोल रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बोल रखा तो ऑडिटर ये वाली चीज उठाएगा कि मैं मटेरियल आइटम किसको मानूंगा? मैं मटेरियल आइटम हर उस आइटम को मानूंगा जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना या ना होना शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर दे। ठीक बात है? ओके, अब आगे समझिए। ये जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमारे सामने इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती है,
इतनी सारी इवेंट्स होती हैं, ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस। बट ऑडिटर के लिए ये सारी इवेंट या ट्रांजेक्शन मटेरियल नहीं होती। जैसे हमने प्लानिंग के बारे में सुना, तो ऑडिटर प्लान करता है कि हमें अपनी ऑडिट ढंग से करनी है, तो हमारे लिए हर एरिया क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा होता है, जहां पर रिस्क ऑफ मेटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो। तो मेटीरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब एरर या फ्रॉड, रिस्क का मतलब चांसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेटीरियल मिसस्टेटमेंट, नॉट एवरी मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिटर का फोकस किस पे रहता है, ऑडिटर का फोकस जो है, क्या इसका फोकस सभी ट्रांजेक्शन पे हो सकता है? टाइम ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेके, ठीक है, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की नॉलेज लेके, उनके अप्लीकेबल एफआरएफ की नॉलेज लेके, आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, अप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, इन सब की नॉलेज लेके हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके बिजनेस में मटेरियल इवेंट क्या क्या है। और हमारा फोकस इस पे होता है जी, टाइम कम है तो मटेरियल एरिया पे फोकस करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब करना क्या, दोबारा से बताओ। ऑडिटर प्लानिंग फेज पर दो चीजें सेट करता है। ऑडिटर टू सेट मटेरियलिटी लेवल, ठीक है, एट प्लानिंग स्टेज, एट प्लानिंग स्टेज। जब मैं ऑडिट की प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे तभी सेट करना होगा कि कौन सी इवेंट मेरे लिए मटेरियल होगी और कौन सी इमटेरियल होगी। ठीक बात है। मटेरियलिटी लेवल दो तरह के होते हैं, मटेरियलिटी लेवल दो तरह के होते हैं। एक होता है ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल, ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल, यानी कि अगर मुझे ये गड़बड़ मिल गई तो मैं रिपोर्ट एडवर्स दे दूंगा। ठीक है, यूज्ड टू मेक मेक डिसीजन वेदर टू इश्यू एडवर्स ओपिनियन। मुझे कब ओपिनियन को एडवर्स देना है, मतलब अगर मुझे गड़बड़ मिल गई, मतलब ये मैटेरियलिटी लेवल पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। एक होता है मैटेरियलिटी लेवल एट असर्शन लेवल, एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल को हम इंडिविजुअल लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर गड़बड़ मिली, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली, तो हम रिपोर्ट क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, यूज टू मेक डिसीजन वेदर टू क्वालिफाई द रिपोर्ट। ये तो याद है ना, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर इस बारे में भी ध्यान रखता है कि जरूरी नहीं है कि मुझे एक ही मिस स्टेटमेंट मिले और वो मटेरियल हो। मिस स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल, मिस स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल ईदर इंडिविजुअली और ऐसा हो कि एक मिसस्टेटमेंट में एक ही मिसस्टेटमेंट मिली और सर वो करोड़ों में थी, तो भैया रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगी। सर ऐसा भी हो सकता है कि गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई 60-70 लाख की, 70,000 की गलती है, लाख की गलती है, मटेरियल नहीं है। बट ऐसी क्या एक ही मिसस्टेटमेंट मिलेगी, जरूरी थोड़ी है, बहुत सारी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। और व्हेन एग्रीगेटेड विद
अदर मिसस्टेटमेंट्स। या मेरे को अदर मिसस्टेटमेंट के साथ जब एग्रीगेट करना हो तब होगा। मतलब मेरे को 1 लाख की गलती कहाँ मिल गई, सेल में 1 लाख की गलती मिल गई, परचेज में 5 लाख की गलती मिल गई, एडवर्टीजमेंट में, तो इन सबको जब मैं क्लब करता हूं तो वो क्या हो गई, मटेरियल हो गई। हो सकता है ना। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर टू सेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल। टू, अब ये एक नया वर्ड आ गया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल क्या हुआ, मटेरियलिटी लेवल, ये भी मटेरियलिटी लेवल है, सेट बाय ऑडिटर। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सेट करेगा, ऑडिटर ही सेट करेगा। टू इंक्रीज हिज परफॉर्मेंस, ताकि ऑडिटर की परफॉर्मेंस बढ़े, ऑडिट प्रोसीजर बढ़े, लेवल ऑफ चेकिंग बढ़े, एंड रिड्यूस ओवरऑल ऑडिट रिस्क। अब बताओ ऑडिट रिस्क का मतलब क्या था, हाँ, और इसका ऑडिटर के पार्ट पे कौन सा होता है, डिटेक्शन रिस्क। हो सकता है मेरे सामने एक मिसस्टेटमेंट हो और मटेरियल हो, मैं डिटेक्ट ना कर पाऊं, तो फिर एक काम करो ना आप, आपने ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल क्या सेट किया, कहता है मैंने ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल सेट किया है 5 करोड़ का। इसका मतलब जब तक मुझे 5 करोड़ की मिसस्टेटमेंट नहीं मिलेगी मैं रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं करूंगा। ठीक बात है ना। कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 करोड़ की एक सिंगल मिसस्टेटमेंट ना मिलके 50-50 लाख की 10 मिसस्टेटमेंट मिल जाए, पॉइंट है, तो वो भी तो 5 करोड़ होगी। बट अगर आप कोई छोटी अमाउंट चेक ही नहीं करोगे, अब मान लो कोई ट्रांजेक्शन 1 करोड़ की है, आपको लगता है 5 करोड़ की स्टेटमेंट मिलेगी तो मैं रिपोर्ट क्वालिफाई करूंगा या एडवर्स दूंगा, ये तो आइटम ही कितने की है 1 करोड़ की, तो आपने तो उसको चेक ही नहीं किया, ये सोच के कि इसमें अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिल भी जाएगी तो मटेरियल थोड़ी होगी। बट भाई ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल कब हो सकती है, व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट। जरूरी थोड़ी कि इंडिविजुअली एक मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो, पॉइंट। तो आपको क्या करना चाहिए, लोअर लेवल सेट करना चाहिए, लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी, देन ओवरऑल मटेरियलिटी। जो आपने ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल सेट किया है 5 करोड़ का, आपको उससे एक लोअर लेवल सेट करना चाहिए, उससे कम, और इसी को क्या कहा जाता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अगर मैं 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन चेक ही नहीं कर रहा, ये सोच के कि ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल कितने का है, 5 करोड़ का है, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, घट रही है, या उतनी है, घट रही है। आपने तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन छोड़ दोगे देखो, चेक ही नहीं करोगे। अब देखो ऑडिटर ने क्या किया, ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल से एक लेवल नीचे सेट कर दिया, किस लिए, ताकि मैं छोटी ट्रांजेक्शन भी चेक करूं, और जब छोटी ट्रांजेक्शन चेक करूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो मेरा ऑडिट रिस्क यानी डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो मैं ये डिसाइड करूं, मैं हर उस ट्रांजेक्शन को चेक करूंगा जो मिनिमम 1 करोड़ की होगी, एक मैं कहूं मैं हर उस ट्रांजेक्शन को चेक करूंगा जो 50 लाख की भी होगी या 5 लाख की भी होगी। अब बताओ कहां पर ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, 5 लाख वाले में। बस यही चीज यहां कर है, इसे परफॉर्मेंस मैच्योरिटी लेवल कहते हैं। ये जरूरी होती है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़े और आपका ऑडिट रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक बात है ना। आगे, जनरली मैटेरियलिटी इज व्यूड, सॉरी, जनरली मैटेरियलिटी इज सेट एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग के टाइम पे हम सेट कर देते हैं ताकि हमारा फोकस किस पे रहे, मटेरियल आइटम पे रहे। बट इट कैन बी रिवाइज्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट।
ऑडिट की परफॉर्मेंस के दौरान हो सकता है हमें इसको क्या करना हो, रिवाइज करना पड़े, बिकॉज ऑफ चेंज इन सर्क्यूमस्टांसेस, क्योंकि कुछ सर्क्यूमस्टांसेस चेंज हो गए, और न्यू इवेंट्स कम टू नॉलेज ऑफ ऑडिटर, या ऑडिटर की नॉलेज में कुछ नई इवेंट आई जो प्लानिंग स्टेज पे नहीं थी। तो यानी कि जो मैंने मैच्योरिटी लेवल प्लानिंग स्टेज पे सेट किया है जरूरी नहीं है वो फिक्स हो, इसके अंदर क्या करनी पड़ सकती है, रिवीजन, क्योंकि बहुत से फैक्ट ऐसे होंगे जो हमें ऑडिट के दौरान पता लगेंगे जो हमें प्लानिंग स्टेज पे नहीं पता थी। ठीक है, हाँ। अब जनरली materiality is viewed, generally materiality is viewed in figure only, फिगर मतलब अमाउंट, बट नॉट ऑलवेज, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, मतलब सम टाइम लो वैल्यू आइटम और कई केसेस में तो जीरो आइटम भी क्या हो सकती है, मे बी मटेरियल। एग्जाम्पल, ऐसे कौन कौन सी केसेस है जहां पर लो वैल्यू आइटम या जीरो आइटम क्या हो जाए, मटेरियल हो जाए। इफ इवेंट इज या ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू कंप्लायंस ऑफ लॉ, एग्जाम्पल, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि हमें डायरेक्टर को कितना रेमुनेशन देना है, 11%, ठीक है, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑडिट डायरेक्टर सारे आगे। 11% से ज्यादा रेमुनेशन अगर देना है तो एसआर पास करवाना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। हमारी कंपनी में सर 4 डायरेक्टर हैं, ठीक है, हमने 11% की कैलकुलेशन करी, उनका टोटल रेमुनेशन जो है ना वो आ रहा था 11 करोड़ 98 लाख, ठीक है। हमने क्या किया, राउंड फिगर में 12 करोड़ पे कर दिया। कितना एक्स्ट्रा पे किया, सिर्फ 2 लाख। अब देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट का 11% इतना आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट कितने में होगा, 100 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है। 100 करोड़ के सामने 2 लाख कितनी कम अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है। ऑडिटर आके चेक करता है कि आपका रेमुनेशन आपने मैनेजमेंट को 11% पे किया, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आता है 11.98, और आपने एक्चुअल में कितना पे कर रखा है। तो ऑडिटर मैनेजमेंट से क्या करेगा, रीजन पूछेगा, सर आपने 2 लाख फालतू पे कर रखा है, कहता हाँ सर वो राउंड फिगर में कर दिया, सर मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी चेक करवा दो और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने अप्रूवल ली होगी वो चेक करवा दो। सर हमने तो कोई रिजोल्यूशन पास नहीं करवाया। ऑडिटर कहता है क्यों नहीं करवाया, कहता सर अमाउंट मटेरियल ही नहीं है। ऑडिटर कहता है सर आउट आइटम किससे रिलेटेड है, कंप्लायंस ऑफ लॉ से रिलेटेड है, और जहां कंप्लायंस ऑफ लॉ से रिलेटेड आइटम होगी ना तो वहां पर अमाउंट नहीं देखी जाती, कंप्लायंस ऑफ लॉ जरूरी होता है। ये लो वैल्यू आइटम है तो भी क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लायंस करना पड़ेगा। एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने मैनेजमेंट को ज्यादा रेमुनेशन पे कर दिया तो वापस मंगवाओ, तो ये 2 लाख रुपए या तो वापस मंगाओ या रिजोल्यूशन पास कराओ, नहीं तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। एक सिंपल सी बात, आपने कैलकुलेट किया आपका जीएसटी जो है ना इस साल कितना बना है, 500 रुपए बन रहा है, पे करना है नहीं करना है, करना है। अब ये 500 रुपए में क्या हो जाएगा गवर्नमेंट का, ये सोच के आप ना दो, पेनल्टी का नोटिस आ जाएगा बेटा। तो सेम ये चीज कंप्लायंस ऑफ लॉ में अमाउंट नहीं देखी जाती। दूसरा दूसरा एग्जांपल, अब बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा कितने साल की बनती है, 2 साल की बनती है, करंट ईयर फिगर और एक प्रीवियस ईयर फिगर। कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल है, पिछले साल कमीशन ऑन सेल जो था वो 4 करोड़ था, और सेल जो है कंपनी की वो 400 करोड़ थी।
इस साल कमीशन ऑन सेल जो है वो 410 करोड़ की है, कमीशन जीरो है, कमीशन आई नहीं। अब बताओ क्या ये आइटम मटेरियल है? ये तो जीरो आइटम है, क्या ये मटेरियल है? क्यों है मटेरियल बताओ? पिछले साल दिया है, इस साल नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कमीशन की एंट्री करनी रह गई हो? भूल सकते ना, एरर हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कमीशन देना बंद कर दिया हो, बट एक बार चेक तो करना पड़ेगा। ये आइटम मटेरियल होगी, इसको ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा। तो मैंने मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा कि सर इस साल कमीशन ऑन सेल नहीं दिख रहा, एंट्री करनी रहेगी क्या? अगर एंट्री करनी रहेगी तो एंट्री करो। वो कहता है सर एक्चुअली क्या है, हमने कमीशन बंद कर दिया, अब हमने डायरेक्ट स्टोर खोल दिए, खुद की आउटलेट खोल दिए। अच्छा, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ऑडिटर्स को चेक करेगा कि मैनेजमेंट सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। अब ये तो जीरो आइटम थी, तो भी क्या होगी? मटेरियल होगी। बाकी मटेरियलिटी कोई आइटम मटेरियल है या नहीं है, ये कौन जज करता है? इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मटेरियलिटी इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मटेरियलिटी जो है वो मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, मतलब ऑडिटर टू ऑडिटर वेराई करता है। हो सकता है एक आइटम, ये एक आइटम है जो एक सीए को लगती हो कि मटेरियल है भाई ये तो, और हो सकता है दूसरा सीए जो है वो कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई खास बात नहीं है। वन ऑडिटर और ये एक दूसरा बंदा है, अदर ऑडिटर। ये कह रहा है ये आइटम मटेरियल है, और ये दूसरा ऑडिटर जो है ना ये कह रहा है कि ना ये मेरे लिए तो मटेरियल नहीं है, मेरे को तो कहीं मटेरियल दिख रही, नॉट मटेरियल। मटेरियलिटी इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, और हर किसी की जजमेंट क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक आइटम जो आपके लिए मटेरियल है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल ना हो। जब भी ये वर्ड आए कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, पूरी ऑडिट में कहीं भी आ जाए, हमेशा उसके साथ कुछ फैक्टर जरूर दे रखे होंगे। कुछ फैक्टर होते हैं जिसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये आइटम मटेरियल है या नहीं है। जैसे कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना या ना होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करता है या नहीं करता है। दूसरा, अमाउंट कितनी है, ये बहुत बहुत फर्क डालता है इस चीज के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में हम मटेरियलिटी सेट कैसे करते हैं? मटेरियलिटी एक उठाते हैं हम बेंचमार्क, एक क्या उठाते हैं? बेंचमार्क, और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एक परसेंटेज। एक परसेंटेज बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर कितना है, नेट एसेट, कंपनी की नेट एसेट्स कितनी है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, एटसेट्रा। ये कुछ बेंचमार्क है। फॉर एग्जांपल टर्नओवर, अगर मैंने टर्नओवर को पिक किया है, मैंने ऑडिटर कहता है मैं तो टर्नओवर के बेस पे मटेरियलिटी सेट करूंगा, तो नॉर्मली हम टर्नओवर का आधा परसेंट से लेके 1% की वैल्यू को क्या मानते हैं? मटेरियल मानते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ है और ऑडिटर कहता है मैं तो टर्नओवर के बेस पे मटेरियलिटी सेट करूंगा, तो सपोज करो ऑडिटर ने कहा 1%, तो कितना आया? 2 करोड़। इसका मतलब अगर मेरे को 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट मिल गई, मटेरियल में स्टेटमेंट मिल गई, मैं रिपोर्ट क्या कर दूंगा? क्वालिफाई कर दूंगा। ठीक है, नेट एसेट के बेस पे नॉर्मली हम परसेंटेज रखते हैं 1% से 2%। नेट एसेट कितनी है? अब मान लो कोई कंपनी जो है ना नई नई बनी है, अब नई नई कंपनी बनी तो स्टार्टिंग में टर्नओवर तो होता ही नहीं बेटा, तो फिर वहां पर मेटेरियलिटी किस बेस पे देखी जाती है? नेट एसेट के बेस पे। इस कंपनी में टोटल एसेट कितनी है, नेट प्रॉफिट। अगर कोई कंपनी स्टेबल हो चुकी है, 10-12 साल हो गए और कंपनी का प्रॉफिट जो है ना ठीक ठाक आ रहा है, तो हम इसका नॉर्मली 5% से 10%
नेट प्रॉफिट के अमाउंट का क्या करते हैं, मेटीरियलिटी लेवल सेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ऑडिटर का, ठीक है, कि कितनी परसेंटेज रखनी है और कौन सा बेंचमार्क चूज करना है। हम तो कुछ फैक्टर बता देंगे जो अफेक्ट करते हैं इस प्रोफेशनल जजमेंट को, आप उन फैक्टर को कंसीडर करके आप डिसाइड करोगे कि कौन सी आइटम मेरे लिए मटेरियल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, हो गया ये ऐसे। आओ अब बुक में से देखते हैं। यूनिट 2 है ना। यूनिट 2 4 to 5 मार्क्स की ही यूनिट है। मेटीरियलिटी क्या है, जब भी मेटीरियलिटी की बात आएगी कौन सा एसे आएगा, एसे 320। एसे का नाम ही क्या है, मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। जब हम ऑडिट का प्लान बनाते हैं तब भी हम मेटीरियलिटी को कंसीडर करते हैं, और जब हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं तब भी हम मेटीरियलिटी को कंसीडर करते हैं। प्लानिंग स्टेज पर हम मटेरियल आइटम पे फोकस करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करने के दौरान भी हमारा फोकस किस पे रहता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स पे रहता है कि कहीं पर गड़बड़ कोई मटेरियल तो नहीं है। ये इसका मतलब बताता है, क्या मतलब बताता है, स्टेट दैट एसए 320 बताता है मिसस्टेटमेंट आर कंसीडर्ड मटेरियल। कहा जाएगा एक मिसस्टेटमेंट क्या है, मटेरियल है, इफ दे इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट। एक्सपेक्टेड है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इकोनॉमिक डिसीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, मॉनेटरी, फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। ठीक है, यूजर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के डिसीजन लेते हैं, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर इस आइटम के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई तो वो उनके डिसीजन को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। मैंने भी लिखवाया नोट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी आइटम का होना या ना होना यूजर्स के डिसीजन को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो यहां पर एक वर्ड क्या यूज किया हुआ है, इंक्लूडिंग ओमिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिशन। जरूरी नहीं है कि मिस स्टेटमेंट हमेशा गलती से की जाए, फ्रॉड भी हो सकता है ना। अच्छा, ओमिशन क्या होती है, एक है कि मैंने एक ट्रांजेक्शन करी, अच्छा ये आपने प्लस वन में पढ़ा होगा, एरर बाय ओमिशन, एरर बाय कमीशन। कमीशन का मतलब होता है कोई काम मैंने गलत कर दिया, ओमिशन का मतलब होता है कोई काम नहीं किया। एक एंट्री 1 लाख की थी, मैंने गलती से 10 लाख पंच कर दिया, एरर बाय कमीशन, मुझसे गलती हो गई, मैंने टाइप किया, मैंने किया ये काम। एक है कि मैंने एंट्री नहीं डाली, तो क्या ये स्टेटमेंट नहीं है, क्यों नहीं डाली, चूक हो गई। ओमिशन का मतलब चूक हो जाना, भूल हो जाना, तो भूल करना भी मिसस्टेटमेंट। तो गलती करने पे नहीं होती है, कोई काम ना करने भी क्या हो जाता है, गलती हो जाता है बेटा। ठीक बात है ना, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ मेटीरियलिटी, ये कहता है मेटीरियलिटी क्या इंपॉर्टेंट है। मेटीरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ साइज, साइज मतलब अमाउंट। जनरली हम मेटीरियलिटी किस में देखते हैं, अमाउंट में देखते हैं, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी वो आइटम उतनी ज्यादा क्या होगी, मटेरियल होगी। ठीक है, बट ऐसा हमेशा जनरली, सॉरी हमेशा नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस में नहीं होता ऐसा। ठीक बात है ना। द मेटीरियलिटी डिटरमाइंड, नॉर्मली ऑडिटर मेटीरियलिटी को कहां डिटरमाइन करता है, व्हेन प्लानिंग द ऑडिट, जब हम ऑडिट प्लान कर रहे होते हैं। ठीक बात है, ओके। द ऑडिट डज नॉट नेसेसरली एस्टैब्लिश द अमाउंट below which uncorrected misstatement individually or aggregated with always evaluated as immaterial। क्या मतलब हो इसका, सर मैंने प्लानिंग में ना, प्लानिंग स्टेज पे मैंने अमाउंट एक एस्टैब्लिश की थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टैब्लिश द अमाउंट, सेट द अमाउंट। मतलब उस टाइम मैंने पिक्चर में रखा कि जो गलती 10 लाख से कम होगी वो मटेरियल नहीं होगी। ठीक है ना।
अब उससे नीचे की मिसस्टेटमेंट मिली है मुझे, सपोज करो 9 लाख की मिसस्टेटमेंट मिली है, ठीक है, क्या ये इमैटीरियल है? क्या मैं इसको इमैटीरियल मान लूं? ये तो इमैटीरियल है, बताओ क्यों नहीं? क्योंकि मैटेरियलिटी पर्सन टू पर्सन वेराई कर सकती है, तो ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। ऑडिटर कहता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये मटेरियल नजर नहीं आ रही है, हो सकता है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, ये मटेरियल हो। ठीक बात है ना? द सर्क्यूमस्टांसेस रिलेटेड टू सम स्टेटमेंट may cause the auditor to evaluate them as material even if they are below materiality। कई बार सर्क्यूमस्टांसेस ऐसे भी होंगे कि अगर मिसस्टेटमेंट जो है वो बिलो अमाउंट भी है जो आपने सेट की थी ओवरऑल मेटेरियल से, तो भी वो मटेरियल होगी। एग्जांपल, एग्जांपल, इफ आइटम इज रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू डिटेक्ट ईच मिसस्टेटमेंट। ठीक है, क्या ऐसे ऑडिट प्रोसीजर बनाए जा सकते हैं कि हम हर मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, द ऑडिटर हैज टू अप्लाई हिज प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटरमाइनिंग मेटीरियलिटी। ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है जिससे मैं मेटीरियलिटी क्या कर सकूं, सेट कर सकूं। ठीक बात है। क्या सर मेटीरियलिटी सेट कैसे होती है? दो चीजों से, बेंचमार्क एंड लेवल ऑफ बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब सेल, ठीक है, नेट एसेट्स, नेट प्रॉफिट एटसेट्रा। लेवल का मतलब परसेंटेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी? मेटेरियलिटी लेवल आ जाएगा। ठीक बात है। मेटेरियलिटी सेट करने के बाद ही ऑडिटर जो है वो अपना स्कोप डिसाइड करता है। स्कोप मतलब मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है, कौन सी चीज मुझे चेक नहीं करनी और कितनी चेक करनी है। अगर देखो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे? उसे चेक करेंगे। रिस्क ऑफ मेटीरियल मिसस्टेटमेंट। देखना ऑडिटर ने क्या किया, रिस्क असेसमेंट की और इसको रिस्क ऑफ मेटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या मिला? ज्यादा मिला। तो बताओ लेवल ऑफ चेकिंग क्या रखना पड़ेगा? लेवल ऑफ चेकिंग, क्या मैं इस आइटम को इग्नोर कर दूं? ना, इसको अपने ऑडिट स्कोप में लो, ये तो पक्का चेक करनी है। और कैसे चेक करनी है? डेप्थ में चेक करनी है। लेवल ऑफ चेकिंग, एनटीई जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या होना चाहिए? ये भी हाई होना चाहिए। तो देखो कौन सी आइटम को मुझे चेक करना है और कितने इंटेंसिटी के साथ चेक करना है, किससे लिंक्ड है? मेटीरियलिटी से लिंक्ड है। ठीक बात है। while judging materiality, significance of item has to be viewed। वो आइटम कितनी सिग्निफिकेंट है फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग एंगल से। ठीक है, जैसे उसका इंपैक्ट ऑन पी एंड एल, अगर इसमें गड़बड़ मिल गई तो पी एंड एल पे क्या फर्क आएगा या बैलेंस शीट पे इसका क्या फर्क आएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि अगर ये मिस्टेक, ये आइटम गलत निकली तो बैलेंस शीट और पी एंड एल पे कितना फर्क आएगा, नेट प्रॉफिट कितना हिल जाएगा, नेट एसेट कितनी हिल जाएगी, एटसेट्रा। ओके, if there is any statutory requirement of disclosure, it is to be considered material irrespective of value of amount। अभी बताया कंप्लायंस ऑफ लॉ, अगर कोई आइटम कंप्लायंस ऑफ लॉ या नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ से जुड़ी हुई है तो भाई उसका डिस्क्लोजर तो होगा ही होगा। एग्जांपल लेते हैं, कॉल्स इन एरियर के बारे में सुना बेटा? कॉल्स इन एरियर क्या हुआ कि हमने कॉल किया और बंदा पैसे नहीं दे रहा। कॉल्स इन एरियर में अगर वो कॉल्स इन एरियर डायरेक्टर की है तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर आता है।
कॉल्स इन एरियर ऑफ डायरेक्टर्स, कितनी अमाउंट की है सर? ₹1,00,000 की है ओनली, ₹1,00,000। कंपनी का टर्नओवर कितना है? कंपनी का टर्नओवर जो है वो कंपनी का टर्नओवर सर 500 करोड़ का है। अब 500 करोड़ के सामने 1 लाख की परसेंटेज निकाल के देखो कितनी आई। 1%, 1% से भी बहुत कम। अब ऑडिटर के लिए ये मटेरियल है क्योंकि आपका एक्ट क्या कहता है, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है ये शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि अगर कॉल्स इन एरियर डायरेक्टर की है तो उसका क्या आएगा, सेपरेट डिस्क्लोजर आएगा ही आएगा नोट्स टू द अकाउंट में। अब ऑडिटर कहता है भाई यहां पर अमाउंट नहीं देखनी है, अगर यहां पर 10,000 भी होता ना तो भी मुझे ये मटेरियल मान के इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने इसका सेपरेट डिस्क्लोजर किया हुआ है। पॉइंट सब में आ गया? ओके। मेटीरियलिटी कब सेट करनी है या कब देखनी है? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, 3 लेवल पे देखनी है। यहां पर 2 लिख रखे हैं, 3 आएगा, तीसरा लेवल आगे दे रखा है। प्लानिंग स्टेज पे, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट के दौरान पर, और ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले, क्योंकि जो मिस स्टेटमेंट मिली है ना सबको क्लब करके देखेंगे कि इसका ओवरऑल इफेक्ट मटेरियल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जाएगी, नहीं तो क्लीन ओपिनियन दे देंगे। ओके। The concept of materiality is applied by the auditor both in planning the audit and performing the audit, दोनों स्टेज पे। प्लान करते हुए, ऑडिट प्लान करते हुए हमें मटेरियलिटी को फोकस करना होता है और ऑडिट परफॉर्म करते हुए भी, ठीक है। और थर्ड आ गए देखो, एंड इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, इनफॉर्मिंग द ओपिनियन। जब मैं ओपिनियन फॉर्म करूंगा तो मैं देखूंगा मेरे सामने कितनी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई जिसको मैनेजमेंट ने क्या नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, तो अब मुझे उसको रिपोर्ट में डालना है या नहीं दिखाना है। मुझे ओपिनियन क्वालिफाइड देनी है, एडवर्स देनी है या नहीं देनी है। तो 3 स्टेज होगी बेटा, प्लानिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज और थर्ड फॉर्मिंग एन ओपिनियन, 3 स्टेज पे। इन प्लानिंग द ऑडिट, ऑडिटर मेक जजमेंट अबाउट द साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट, कितनी बड़ी मिसस्टेटमेंट पर मुझे रिएक्ट करना है उसको मैं मटेरियल मानूंगा। क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए मैनेजमेंट से और कंपनी के एम्प्लॉय से छोटी मोटी गलतियां तो बहुत हुई होंगी, बट मुझे सभी छोटी छोटी गलतियों पे फोकस नहीं करना है, मुझे उन्हीं गलतियों को कंसीडर करना है जो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मटेरियल है। दीज जजमेंट प्रोवाइड अ बेस फॉर, इनके बेस पर ही मैं क्या डिटरमाइन करूंगा, एनटीई ऑफ रैप, इसके बेस पर ही मैं आइडेंटिफाई करूंगा एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इसके बेस पर ही मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे फैप क्या रखने हैं। फैप क्या होते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। रैप के थ्रू क्या पता लगेगा, कहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। देखो यहां पर वर्ड क्या आया, मटेरियल। देखो मैंने मटेरियलिटी को कहां कंसीडर किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और बताओ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कैसे पता किया जाता है, रैप के थ्रू, अप्लाइंग रैप, ठीक है। उसके बाद में हमें पता लगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करते हैं, एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जहां पर रिस्क कम होगा वहां पर एनटीई कम, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की। टेस्ट ऑफ डिटेल एग्जांपल, टेस्ट ऑफ डिटेल क्या रखा जाएगा, कम। जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां पर टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा। तो फैप, फैप क्यों अप्लाई किया जाता है बताओ, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट, टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। भाई रिस्क तो ज्यादा लग रहा है, अब ये भी देखना है कि गड़बड़ है भी या नहीं है, पता लगा सिर्फ वहम हो। तो देखो मैंने मेटेरियलिटी को कहां कहां कंसीडर किया,
रैप में भी और फैप में भी। हमने मेटीरियलिटी को कहां कहां याद करना है, वाइल प्लानिंग दी ऑडिट एंड वाइल परफॉर्मिंग दी ऑडिट। ए और बी जो है वो प्लानिंग स्टेज पे हो रहे हैं, और बी कब होगा, जब ऑडिट करने जाएंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जब आगे बढ़ेंगे। पॉइंट समझ में आया? व्हाट इज मेटीरियलिटी एज पर एफआरएफ? एफआरएफ बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मिस स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड मटेरियल इफ जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर। ये फर्स्ट पेज पे भी आया था। ओके, मेटीरियलिटी जो है, ये जजमेंट अबाउट मेटीरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग आइटम मेटीरियल हो सकती है। एक कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है, एक कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है, तो मुझे बताओ दोनों ही केसेस में मेटीरियलिटी सेम होगी? टर्नओवर चेंज हो गया। एक कंपनी नई नई बनी हुई है, एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, क्या दोनों केसेस में मेटीरियलिटी की अमाउंट सेम होगी? नहीं, अलग अलग होगी। ठीक है। एंड आर अफेक्टेड बाय साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। किस चीज में गलती मिली है और कितनी बड़ी गलती मिली है, ये दो चीजें बड़ी इफेक्ट करती है जी। ठीक है ना, गड़बड़ कहां मिली है और कितनी मिली है। ठीक है। जजमेंट अबाउट मैटर दैट आर मटेरियल टू यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन कंसीडरेशन ऑफ कॉमन बेस्ड मटेरियलिटी बेस्ड ऑन कंसीडरेशन ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर। यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या यूजर के लिए वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है? हाँ सर, वो यूजर के लिए मटेरियल है, तो बेटा उसमें गड़बड़ अगर मिलेगी तो मटेरियल मानी जाएगी। अगर वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जैसे जीएसटी वाले क्या देखते हैं, जीएसटी वालों को डिविडेंड आपने कितना दिया इससे कोई फर्क पड़ता है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स वालों को फर्क पड़ता है, हाँ। तो इसका एग्जांपल क्या लोगे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी, लोन गिवन टू मेंबर्स, इन दोनों फिगर का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, तो नॉट मटेरियल फॉर जीएसटी अथॉरिटी। अब जीएसटी वाले यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं है बताओ? ये नॉट मटेरियल फॉर जीएसटी डिपार्टमेंट। बट बट ये दोनों इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत मटेरियल है, बट मटेरियल फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब देखो ये दोनों ही डिपार्टमेंट का यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आपने डिविडेंड कितना दिया भाई, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। और लोन कितना दिया मेंबर को, ये डीम डिविडेंड की कैटेगरी में आ जाता है। मेंबर को आपने लोन दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस जितना, वो डीम डिविडेंड की कैटेगरी में आ जाएगा, और हम उसके ऊपर क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। तो ये इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट जीएसटी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसीडरेशन ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर। यूजर की क्या नीड है? ठीक है। तो ये चीजें बहुत फर्क डालती है। अमाउंट कितनी है, इकोनॉमिक डिसीजन पे क्या फर्क डालती है, यूजर कौन है। ठीक है। ओके। अगर अप्लीकेबल एफआरएफ साइलेंट है, डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन ऑन मटेरियलिटी, तो जो आपको ये तीन करेक्टरिस्टिक्स बताई है ना ऊपर, यूजर कौन है, उसकी नीड क्या है, और अमाउंट कितनी है, और नेचर क्या है, इन चार चीजों के बेस पे ऑडिटर क्या करता है, मटेरियलिटी डिसाइड कर लेता है। द अबव करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड द ऑडिटर टू फ्रेम अ रेफरेंस टू मटेरियलिटी। क्या क्या था अबव प्रोवाइड में, अबव में क्या क्या था? देखो, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है, उसकी नीड क्या है, वो क्या चीज देख रहा है, उसके बाद अमाउंट एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या आइटम, अमाउंट एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सब चीजें डिसाइड करती है कि ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल मुझे क्या रखना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? आज के इतना काफी है, चलो इतना कर लो, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। मैं तुम्हें भी कॉल कर दूंगा बेटा, ठीक है ना?